बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए और बुद्ध से पहले भी स्तूप थे। यह जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना होगा, क्योंकि इतिहास से संबंधित अच्छी खासी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खोए हुए बुद्ध की खोज की कहानी, साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी की जुबानी, भाग 10 में पार्ट 10 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी में पीपल के पत्ते वाला सिल विशिष्ट जान पड़ता है। हो सकता है कि आपने केयर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। सभी सिलों पर लिखावट तस्वीर के ऊपर है, पीपल के पत्ते वाले सिल पर लिखावट नीचे है। सिंधु घाटी सभ्यता के सिल, कोनागमन बुद्ध की प्रमाणिकता। रॉबिन कनिंघम ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है दी आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम इट्स टू अशोका। मतलब ये जब भारत यात्रा आए हुए थे तो इन्होंने इस किताब को लिखा है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अशोक सम्राट के समय तक का पुरातात्विक विश्लेषण है, जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, जिसमें कोनागमन बुद्ध भी शामिल है। अब ये कोनागमन बुद्ध कौन है ये आगे पता चलेगा। 5वीं सदी के आरंभ में फहियान भारत आया था। 5वीं सदी में फहियान भारत आया था। ये फहियान की भारत यात्रा में आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में कोनागमन बुद्ध के स्तूप का आंखों देखा वर्णन लिखा हुआ है, वर्णन किया है। कोनागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफी पहले मौजूद था, मतलब उससे भी पहले था। देखिए, इतना पहले कि यह अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था। मतलब अशोक के समय आते तक ये बहुत खराब हो चुका था। उससे पहले का था, बहुत पहले का। इसलिए अशोक को उसकी मरम्मत करानी पड़ी। देखिए, मरम्मत करानी पड़ी, मतलब बहुत ही समय पहले का था। स्तूप निगाली गांव के पास था। अशोक ने कोनागमन बुद्ध की मूर्ति में स्तूप के पास स्तंभ लिखवाया है। देखिए, उसमें इन्होंने स्तंभ लिखवाया है। स्तंभ पर बुधस कोनाक मनस लिखा है। 3री सदी ईसा पूर्व में भरहूत का स्तूप मौजूद था। स्तूप पर कोनागमन बुद्ध का नाम लिखा है, भगवतो कोनागमनस बोधि। हमारे पास अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत हैं इनके पास। मतलब इन सभी जानकारी से संबंधित पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत हैं, मतलब सबूत मौजूद है, एविडेंस हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे और बुद्ध से पहले भी स्तूप थे। इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक भारत में वास्तुकला का इतिहास एक खाली अलमारी की तरह है। खाली अलमारी मतलब एकदम खाली, कुछ भी नहीं है समझो। ऐसे इतिहासकार बौद्ध सभ्यता के प्रति चिड़चिड़े बने हुए हैं, मतलब इसके प्रति गुस्सा हैं। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक स्तूपों की श्रृंखला है। इसे ठीक से न समझ पाने के कारण इन्होंने इसके बीच काल को वास्तुकला की दृष्टि से खाली अलमारी माना है। ऐसा इसलिए कि मौर्य काल से पहले के बने स्तूपों को भी मौर्य काल और उसके बाद खींच लाए हैं। कोनागमन बुद्ध का उल्लेख, ये दोनों सिल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। दोनों पर बलि बटे हिंसा का दृश्यांकन है। पहले सिल में हिंसा सिंधुकालीन बुद्ध के सामने हो रही है। दूसरे सिल में हिंसा धम्मचक्र के ठीक नीचे हो रही है। गौतम बुद्ध ने इन्हीं सब बुराइयों का विरोध किया। गौतम बुद्ध स्वयं बौद्ध सभ्यता में जन्मे थे और बौद्ध सभ्यता की बुराइयों से लड़ते हुए उसका परिमार्जन भी किया। ये नोट करने वाली बात है। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है लाइन इसके बारे में। गौतम बुद्ध के समय में वैदिक संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृत भाषा तक और संस्कृति नहीं थी। इसीलिए उन्होंने वैदिक कर्मकांड का विरोध नहीं किया, क्योंकि उस समय इस तरह का कुछ था ही नहीं, तो विरोध किस बात का। सिंधु घाटी के सिलों पर हिंसा का दृश्यांकन। बौद्ध मूर्ति कला की गहन खोजबीन से पता चलता है कि 7 बुद्ध द 7 बुद्धस, मतलब बुद्ध से पहले भी और बुद्ध से सब मिलाकर 7 बुद्ध हैं कि मंडली में सबसे दाएं गौतम बुद्ध हैं, दूसरे नंबर पर कश्यप बुद्ध हैं। ऐसे ही करके 7 बुद्ध हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर कोनागमन बुद्ध हैं, चौथे नंबर पर ककुसंध बुद्ध हैं, 5वें नंबर पर वे सबु बुद्ध हैं, 6ठे नंबर पर सिखी बुद्ध और सबसे बाएं विपस्सी बुद्ध हैं।
क्रम की जानकारी हमें सांची स्तूप पर अंकित सप्त बुद्ध के रेखांकन से मिलती है। देखिए ये इसका सबूत है, सांची स्तूप से मिला है ये जानकारी। इसीलिए बुद्ध की मुद्रा में बैठी हर मूर्ति को गौतम बुद्ध ही नहीं है, मतलब जितने भी बुद्ध हैं, जितने भी बुद्ध बैठे हुए हैं उसको बुद्ध ही समझना गलत है। हर बुद्ध मुद्रा में बैठी है मूर्ति को गौतम बुद्ध की मूर्ति मान लेने से इतिहास का कालक्रम बिगड़ जाएगा या बिगड़ा है। सही बात है, मतलब जितने भी मूर्ति हैं सबको बुद्ध ही समझा गया है, लेकिन बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, तो इसीलिए इन सभी को बुद्ध मान लेना गलत है। कोनागमन बुद्ध और विपस्सी बुद्ध के अभिलेख क्रमशः तस्वीर 1 और 2 में दिए गया है। एक में लिखा है भगवतो कोणागमनस बोधि और दूसरे में लिखा है भगवतो विपस्सिनो बोधि। सप्त बुद्ध का दूसरा प्रमाण हमें सांची स्तूप पर मिलता है। इसमें 3 स्तूप एवं 4 बोधि वृक्ष के माध्यम से सप्त बुद्ध को दर्शाया गया है। तीसरी तस्वीर सांची स्तूप पर अंकित सप्त बुद्ध की है। सप्त बुद्ध का तीसरा सबूत हमें एलोरा की गुफा संख्या 5 में मिलता है। इसमें सप्त बुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है, मतलब उसके बारे में देखिए पत्थर में लिखा गया है। आप इसे चौथे तस्वीर में देख सकते हैं। सप्त बुद्ध के अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं, मतलब उसके पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल सबूत हैं। कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में पाकिस्तान एवं भारत से प्राप्त सप्त बुद्ध की अलग अलग 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। देखिए वहाँ भी इसका मूर्ति रखा गया है। आप इसे तस्वीर 5 और 6 में देख सकते हैं। कुल मिलाकर सप्त बुद्ध का वर्णन हमें न सिर्फ साहित्य में बल्कि हजारों साल पहले की कलाओं में भी अंकित मिलता है। ऐसा पुरातात्विक अंकन हमें संस्कृत साहित्य में वर्णित सप्तऋषि का नहीं मिलता है। ऐसे में माना जाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में सप्तऋषि की अवधारणा बौद्ध परंपरा के सप्त बुद्ध की देन है, मतलब उससे डुप्लीकेट है। देखिए उससे मतलब नकल किया गया है, इसको ये नोट करने वाली बात है। बुद्धिज्म में आर्चेड हिल सिंबल क्या है? गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर राप्ती नदी के तट पर सहगौरा है। सहगौरा में एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। इसकी भाषा प्रकृत और लिपि ब्रह्मी लिपि है। इसके ऊपरी भाग पर 7 आकृतियां उकेरी गई हैं, मतलब 7 आकृतियां बनाई गई हैं। ठीक बीच में आर्चेड हिल सिंबल है। पहली तस्वीर सहगौरा पत्र की है। भारत के अनेक इतिहासकार इसे मेरू पर्वत पर चंद्रमा माना है। वस्तुतः यह मेरू पर्वत पर चंद्रमा नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में इसे चैत्य का प्रतीक माना जाता है। आर्चेड हिल सिंबल बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे श्रीलंका के बौद्ध राजा तीर्थ के सिक्कों में जांचा जा सकता है, मतलब उससे संबंधित कुछ न कुछ उनके सिक्कों में बना होगा या बनाया गया होगा। दूसरी तस्वीर राजा तीर्थ के सिक्के की है, जिसमें आप घेरे में आर्चेड हिल सिंबल देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर मौर्यकालीन भारत के आहत मुद्रा की है, जिसमें आप आर्चेड हिल सिंबल देख सकते हैं। आर्चेड हिल सिंबल में कभी कभी 3 और कभी कभी 6 गोले घेरे होते हैं। 6 गोले घेरे वाला आर्चेड हिल सिंबल को आप चौथी तस्वीर की आहत मुद्रा पर देख सकते हैं। 5वीं तस्वीर यह समर्थन करती है कि सहगौरा ताम्रपत्र पर उकेरी गई आकृति मेरू पर चंद्रमा नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म का आर्चेड हिल सिंबल है। इतिहासकार संशोधित करें, मतलब इतिहासकार इसमें समीक्षा करें, इसमें अपने नज़रिया बदलें और सही उसके बारे में बताएं और लिखें। आर्चेड हिल सिंबल के विभिन्न रेखांकन देखने को मिलते हैं। सारनाथ के सिंह स्तंभ पर अशोक चक्र के 2 प्रकार हैं। एक में 32 आरे हैं और दूसरे में 24 आरे। 32 आरे वाला अशोक चक्र मुख्य है, इसीलिए वह शीर्ष पर है, मतलब ऊपर है, और सिंह उसे कंधों पर उठाए हुए है। 24 आरे वाला अशोक चक्र ऊपर है, इसीलिए यह सिंहों गोल वेदी पर नीचे बने हैं, जिसकी संख्या 4 है। भारत में मुख्य को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज में उप अशोक चक्र का चयन किया है। सारनाथ के सिंह स्तंभ पर 2 प्रकार के अशोक चक्र, एक में 32 आरे और दूसरे में 24 आरे देखने को मिलती है। स्तूप का नाम सुनते ही दिमाग में एक अर्धगोलाकार संरचना की तस्वीर उभरती है, लेकिन रुकिए, हर जगह का स्तूप अर्धगोलाकार नहीं है। एक स्तूप धम्म चक्र के आकार का है, जिसमें 8 आरे बने हुए हैं। धम्म चक्र में भी 8 आरे हैं। एक दूसरे स्तूप में आरों की संख्या क्रमशः 12, 24 और 32 है। बीच की संख्या अशोक चक्र की याद दिलाती है।
अशोक चक्र में भी 24 आरे हैं। ऐसे स्तूप पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव संघोल में मिले हैं। कभी संघोल में भिक्षु संघ था, इसीलिए इसका नाम संघोल है। स्तूप की खुदाई 1968 में हुई थी। स्तूप से एक 100 पत्थर की मंजूसा मिली है। मंजूसा के ढक्कन पर खरोष्ठी लिपि में एक बौद्ध स्कॉलर का नाम लिखा है। यह स्कॉलर भद्रक थे, उन्हीं का अस्थि भस्म उस मंजूसा में है। यह 1963 का साल था। जनवरी की 14 तारीख थी। महास्तूप में 13 फीट नीचे मिट्टी का एक घड़ा मिला। घड़े में एक पस्तर मंजूसा मिली। नीचे इस पस्तर मंजूसा की तस्वीर है। मंजूसा हरे रंग के पत्थर की है। इसका व्यास 7 इंच और ऊंचाई 5 इंच है। मंजूसा पर अभिलेख है। अभिलेख मंजूसा के एक किनारे में आरंभ होता है और 3 गोलाकार पंक्तियों में समाप्त होता है। अभिलेख में लिखा है कि यह महास्तूप रुद्रसेन के शासन में खड़ा किया गया था। वह साल 127 था और भाद्रपद का 5वां दिन था। रुद्रसेन गुजरात का क्षत्रप राजा था। मंजूसा में किसी अस्थि रखी हुई थी। किसकी अस्थि रखी हुई थी, इसका जवाब अभिलेख में है। लिखा है 10 बल शरीरा निलय, अर्थात 10 बल के शरीर का यह निवास है। 10 बल गौतम बुद्ध की एक उपाधि थी। मंजूसा के ढक्कन पर भी लिखा है यह बौद्ध सुत है। देवनी मोरी का प्राचीन नाम पाप तान तीकापल्ली था। थोड़ा पढ़ने पर दिक्कत आ रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मौर्य राजा अशोक ने यहाँ पर आरंभिक स्तूप बनवाए थे। अशोक मौर्य के देव बुद्ध थे। देव से संबंधित देवता से नहीं है, देव उनको कहा जाता था। इसका मतलब तात्पर्य देवता से नहीं है। इसलिए बाद में लोगों ने इस स्थान को देवनी मोरी, देव की मोरी कहने लगे। देवनी मोरी का अर्थ है मौर्यों का देव, अर्थात बुद्ध का निलय। देवनी मोरी की खुदाई में बुद्ध की जो मूर्तियां मिली हैं सभी पकी हुई मिट्टी की हैं। पत्थर की मूर्तियां यहाँ से नहीं मिली हैं। बतौर नमूना बुद्ध की एक मूर्ति की तस्वीर नीचे दी गई है। मूर्ति बेहद खूबसूरत है। हरे रंग की प्रस्तर मंजूसा बाएं और पक्की मिट्टी की बुद्ध की मूर्ति दाएं। महाराष्ट्र की अनेक बौद्ध चैत्य गुफाओं को नाग दानदाताओं ने आर्थिक मदद की, निर्माण में सहयोग किए तथा अपने नाम शिलालेखों पर अंकित कराए। मतलब जो सहयोग इन्होंने किया, जो मदद इन्होंने किया, उसका बकायदा इन्होंने नाम अंकित करवाया सबूत के तौर पर, ठीक है, किए तथा अपने नाम शिलालेखों पर अंकित कराए। ये अपने नाम के अंत में नाक लिखते थे। पहला भांजे, अनपी नाक, वसूल नाक आदि, पौनी नद नाक, बाल नाक आदि। तीसरा कन्हेरी, अपरे नाक, गोल नाक के पुत्र, खांद नाक की माता आदि। चौथा काले, मितादेव नाक, अग्नि मित्रा नाक के पुत्र, महादेव नाक की माता आदि। पांचवा जुन्नार, थामूती नाक आदि। छठवा शिवनेरी, विरसे नाक आदि। सातवा नासिक, एरोहल्या 40 साल नाक की पुत्री, छाकले पाकिया राम नाक आदि। आठवां वेडसा, अबदेव नाक की पत्नी, पुष्प नाक के पुत्र आदि। प्राचीन काल के सभी बौद्ध नाग महानुभावों का आभार, जिन्होंने धम्म के विकास में सहयोग किए और जिनकी अमर गाथाएं आज भी शिलालेखों पर अंकित हैं। मतलब जो कार्य इन्होंने किया उनका आज भी शिलालेखों पर लिखा हुआ सबूत, पुरातात्विक सबूत, आर्कोलॉजिकल सबूत, एविडेंस आज भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र के भंडार जिले में पौनी नामक नगर है। यह वैनगंगा के तट पर नागों का नगर है। नगर के दक्षिण में एक 20 फीट ऊंचा मिट्टी का टीला था। 1969-70 में इसकी खुदाई हुई। खुदाई में महास्तूप मिला। यह महास्तूप अशोक से पहले का है, इसीलिए कि खुदाई में बुद्धकालीन आहत मुद्राएं भी मिली। समय के साथ साथ स्तूप का विस्तार होते गया, मतलब विकास होते गया, बदलते गया। अनेक नाग दानदाताओं ने स्तूप के निर्माण में योगदान किया। इनमें एक थे नाग पंच निकाय। ये पांचों निकाय के ज्ञाता थे।
एक वेदिका स्तंभ पर इनका नाम लिखा है। पंच निकाय का मतलब है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इससे यह भी साबित होता है कि बौद्ध निकायों की रचना काफी पहले हो चुकी थी। स्तूप के शिलालेखों पर अनेक बौद्ध नाग दानदाताओं के नाम अंकित हैं, मतलब नाम लिखे हुए हैं। अनेक नाम के अंत में नाक है, जैसे ददनाक, बालनाक आदि। आश्चर्य की कोरेगांव के शहीद स्मारक पर भी कई नाम अंकित हैं जिन्हें अंत में नाक है, जैसे गोपनाक, बालनाक। उससे भी आश्चर्य यह है कि बालनाक जैसे बौद्ध नागवंशीय नाम ईसा पूर्व से पहले 19वीं सदी तक मेल खाते हैं। मतलब जो पहले के नाग थे और अभी के जो नागवंशी हैं उनके जो नाम हैं और जो नाक लिखते थे वो बहुत हद तक मेल खाते हैं, आज भी मिलते जुलते हैं। S.B. देव और J.P. जोशी की पुस्तक पौनी कैवेसन, बाएं पौनी का महास्तूप बीच में और पौनी स्तूप के शिलालेख पर नाग दानदाताओं का नाम दाएं लिखा हुआ है, जिसकी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक रूप से स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है और लिखित रूप में स्तूप वैदिक साहित्य से मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन हो चाहे वैदिक युग, स्तूप तो दोनों में हैं। मनुष्य का धर्म परिवर्तन पढ़े होंगे, मूर्ति का धर्म परिवर्तन पढ़िए। जितेंद्र पुष्प, गया के सौजन्य से। कैसा इतिहास? बौद्ध है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक युग आया। कहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता का नगरीय जीवन और कहाँ वैदिक युग का ग्रामीण जीवन? भला कोई सभ्यता नगरीय जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर चलती है क्या? मतलब कोई भी नगर के जीवन से ग्रामीण मतलब गांव की ओर जाता है क्या? एक बार ग्रामीण जीवन नगरी की ओर जा सकती है, लेकिन नगरी की ग्रामीण की ओर नहीं जा सकती है। सिंधु घाटी के बड़े बड़े नगरों के आलीशान भवनों की जगह कैसे पूरी उत्तरी भारत के वैदिक युग में अचानक नरकुलों की झोपड़ी उड़ गई? तुर्रा यह कि ये नरकुलों की झोपड़ियाँ उसी पश्चिमोत्तर भारत में उगी जहाँ सिंधु साम्राज्य के बड़े बड़े भवन थे। आपको ऐसा इतिहास बौद्ध उल्टा नहीं लगता है? ये नोटिस करनी बात है, सही बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लेखन कला विकसित थी और फिर उसके बाद भी वैदिक संस्कृति में पढ़ाने लगते हैं कि वैदिक युग में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। वैदिक युग में लोग मौखिक याद करते थे। मौखिक मतलब अपने आप से सुने सुनाए बातों को याद करते थे, दिमाग में रखते थे और लिखते नहीं थे। ऐसा भी होता है क्या? पढ़ी लिखी सभ्यता अचानक अनपढ़ हो जाती है क्या? आप यह भी पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्ति कला थी, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं कि वैदिक युग में मूर्ति कला नहीं थी। क्या यह सब उल्टा नहीं लगता है? भारत में स्तूप, स्थापत्य, लेखन कला, मूर्ति कला आदि का विकास निरंतर हुआ है, कोई गैप नहीं है। यदि इतिहास में ऐसा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है तो वह वैदिक संस्कृति को भारतीय इतिहास में एडजस्ट करने के कारण दिखाई पड़ रहा है। स्तूपों का इतिहास, लेखन कला इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास, सभी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर मौर्य काल और आगे तक जाता है। बशर्ते आप मान लीजिए कि सिंधु साम्राज्य से लेकर मौर्य साम्राज्य और आगे तक टूटती जुड़ती बौद्ध सभ्यता की कड़ियाँ थी। नीचे 3 तस्वीर है। पहली सेनु आर्यन सभ्यता की है, दूसरी सिंधु घाटी और तीसरी मौर्य काल के बाद की है। आप तीनों में दर्शक मुद्रा में 2 हिरण देख सकते हैं जो बौद्ध सभ्यता का प्रतीक है। यह प्रतीक सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मौर्य काल और आगे तक निरंतर चलता है।